आप शायद हैरान हो गए ये जान करके कि ऑलमोस्ट 3 to 5% ऑफ कपल्स इन इंडिया सफर फ्रॉम रिकरेंट अबॉर्शंस या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। अगर कोई कपल में 2 या 3 बार कंसेक्यूटिवली प्रेगनेंसी लॉस होता है तो इसको हम अक्सर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोलते हैं। एंड ये इतना कॉमन है कि एज आई सेड ऑलमोस्ट 3 to 5% कपल्स में ये प्रॉब्लम होता है। नाउ ये एक डिस्ट्रेसिंग चीज़ है ओके, जो फैमिली को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग भी होता है और ये इनफर्टिलिटी का भी बहुत ही कॉमन कारण है। नाउ बिकॉज ये इतना कॉमन है हमें इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहिए और यही आज के टॉपिक का डिस्कशन होगा। गुड आफ्टरनून, आई एम डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर, सरावगी हॉस्पिटल, मुंबई, एंड आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट अबॉर्शंस, रिकरेंट अबॉर्शंस एंड इनफर्टिलिटी। नाउ पहली बात है, हम समझते हैं कि अबॉर्शन क्या होता है। अबॉर्शन का मतलब होता है कि अगर वायबल या सस्टेनेबल प्रेगनेंसी जो है यूट्रस में, इसे हम लूज कर ले तो इसे अबॉर्शन बोलते हैं। नाउ इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। अबॉर्शन कभी कभी थ्रेटन्ड होता है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान लेडी को ब्लीडिंग होगा ओके, लेकिन ये अर्ली स्टेज पे पकड़ के कंट्रोल कर सकते हैं, इसे थ्रेटन्ड अबॉर्शन बोलते हैं। कभी कभी लेडी को ब्लीडिंग चालू होता है प्रेगनेंसी में, बट ऑलरेडी ये एडवांस स्टेज पे होता है एंड इस स्टेज पे हम बेबी को सैल्वेज नहीं कर पाते, हमें पता है कि ये प्रेगनेंसी अभी जाने वाली है, इसे कई बार इनएविटेबल अबॉर्शन बोलते हैं। एंड देन कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ब्लीडिंग लेके आते हैं, बट जब तक हम चेक करते हैं पता पड़ता है कि प्रेगनेंसी ऑलरेडी जा चुकी है, कुछ बचा नहीं है और इसे कंप्लीट अबॉर्शन बोला जाता है। ये क्लासिफिकेशन का एक तरीका होता है। क्लासिफिकेशन का और एक तरीका होता है बेस्ड ऑन ये अबॉर्शन होता कब है या ये प्रेगनेंसी लॉस होता कब है। क्या ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 13 वीक्स में होता है या 12 वीक्स में होता है, या ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है यानी 12 और 20 वीक्स के बीच में होता है। ये डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि दोनों के कारण बहुत अलग होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉसेस के कारण अलग होते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉसेस के कारण अलग होते हैं और इसी के बेसिस पे हमारी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट भी आगे जाती है। थर्ड होता है कि क्या ये फर्स्ट टाइम एपिसोड है या ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, यानी ये बार बार हो रहा है या एक ही बार हुआ है। नाउ कई बार अगर प्रेगनेंसी लॉस फर्स्ट टाइम होती है तो इसको नॉर्मल वेरिएशन माना जाता है, इसमें एक्सेसिव इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। हम लेडी के सिर्फ शुगर, थायराइड, प्रोलैक्टिन, बेसिक हार्मोन प्रोफाइल करके देखते हैं, सोनोग्राफी करते हैं एंड इफ एवरीथिंग इज ओके हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि भाई दिस इज नॉर्मल, इट कैन हैपन। अगर आपकी एज कम है, हस्बैंड की एज कम है, तो नेक्स्ट टाइम आप कंसीव करेंगे तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट दिस प्रॉब्लम टू रिकर। बट अगर ये 2 या 3 बार हो चुका है देन ऑब्वियसली एडवांस इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ती है। सो क्विकली let us discuss कि what are the reasons for first trimester recurrent abortions. Now first 12 weeks में pregnancy losses के कारण होते हैं 1, अगर बेबी में जेनेटिक इशू है तो। अगर बेबी जेनेटिकली वीक है, दिस कुड बी मेजर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स या छोटे छोटे DNA डिफेक्ट्स, ये मल्टीपल मिसकैरेजेस कर सकते हैं एंड ये प्रॉब्लम कई बार इंसिडेंटल हो सकते हैं, यानी ये रिपीटेड हुआ है ऐसा ज़रूरी नहीं है, या कई बार ये रिकरेंट हो सकते हैं, यानी ये मदर से या फादर से इनहेरिट होते हैं और ये बार बार रिकर होकर के रिपीटेड मिसकैरेजेस कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए कई बार पेरेंट्स का जेनेटिक इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड होता है प्रोथ्रोम्बोटिक कंडीशंस, यानी किसी किसी लेडी के बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है यूट्रस के अंदर। ना जो ब्लड सप्लाई बेबी तक जा रहा है, अगर वहाँ पे मल्टीपल क्लॉट्स बन गए तो ये एक हार्ट अटैक की तरह, यानी बेबी का ब्लड सप्लाई सडनली ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है और ये प्रेगनेंसी लॉस का कारण बन सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस और ये प्रोथ्रोम्बोटिक कंडीशंस के मल्टीपल कारण हो सकते हैं जो ब्लड टेस्ट के द्वारा स्टडी किए जा सकते हैं। अगर इनमें कुछ आइडेंटिफाई होता है तो उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थर्ड कुड बी ड्यू टू इन्फेक्शन। अगर यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन है दैट कैन ऑल्सो कॉज रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉसेस एंड ऑफ कोर्स अगर हार्मोन्स में इम्बैलेंस है, जैसे एकदम हाई डायबिटीज़ है या एकदम हाई थायराइड का इम्बैलेंस है, दैट कैन ऑल्सो कॉज रिकरेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस। बट यही चीज़ अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में गया, 12 और 20 वीक्स में गया, तो देन या तो प्रॉब्लम होता है सर्विक्स का, यानी जो थैली का मुंह है अगर वो वीक है तो वो बेबी का प्रेशर विथस्टैंड नहीं कर पाता, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं, और ये प्रेगनेंसी लॉस कर सकता है। या कई बार यूट्रस के अंदर पर्दा हो सकता है, यूट्रस के अंदर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो सकता है एंड दैट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस। इस सिचुएशन में
अक्सर एक हिस्ट्रोस्कोपी नाम का प्रोसीजर रेकमेंड करते हैं, जहाँ पे यूट्रस के अंदर हम कैमरा डाल के देखते हैं कि यूट्रस में कोई सेप्टम या पर्दा नहीं है, या फिर हम एक 3D सोनोग्राफी में कुछ स्ट्रक्चरल अब्नॉर्मलिटी ऑफ यूट्रस है या नहीं ये पिकअप कर सकते हैं। और इन पेशेंट्स में अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान थैली के मुंह पे एक सेफ्टी टाका लिया जाता है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल स्टिच, ताकि सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस ना हो। नाउ ऑब्वियस सवाल ये आता है कि अगर हमारा बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो पहले हमें इसको डायग्नोज कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है। डायग्नोसिस हमने जस्ट डिस्कस किया, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज। अगर ये सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस है तो थैली के मुंह पे स्टिच लिया जा सकता है और यूट्रस में अगर कोई पर्दा या गांठ है तो उसको निकाला जा सकता है। अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस है तो जेनेटिक प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करिए, अगर है तो उसको करेक्ट करिए या रिप्लेस करिए। जैसे अगर ये रिकरेंट जेनेटिक प्रॉब्लम एग से आ रहा है, एग चेंज कर सकते हैं, स्पर्म से आ रहा है, स्पर्म चेंज कर सकते हैं, ये होगा। अगर प्रोथ्रोम्बोटिक कंडीशंस है तो ब्लड थिनर दिया जा सकता है, जैसे हेपारिन के इंजेक्शंस होते हैं, जिससे प्लासेंटा में क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस नहीं होगा। अगर इन्फेक्शन है यूट्रस में तो उसके लिए अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। और अगर हार्मोन इम्बैलेंस है जैसे शुगर या थायराइड तो स्पेशलिस्ट की सहायता और मेडिसिन की सहायता से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हेंस अगर आप रिपीटेड अबॉर्शन से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि एक डिटेल स्टडी करना ज़रूरी है जो केवल आपका फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कर पाएगा। एंड एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ और इसको करेक्ट किया तो ये प्रॉब्लम रिकरेंट होना नहीं चाहिए। अनदर थिंग जो मैं आपके नोटिस पे लाना चाहूँगा, इसकी रिपीटेड मिसकैरेजेस से इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपने एक चीज़ समझना है कि चाहे आपका प्रेगनेंसी लॉस फर्स्ट ट्राइमेस्टर का है या सेकंड ट्राइमेस्टर का है, अगर आपका 2, 3, 4 बार मिसकैरेज हुआ है तो कई बार इसके बाद सर्जिकल क्लीनिंग ऑफ यूट्रस हमें करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं DNC। आप हर टाइम यूट्रस को जब अंदर से स्क्रैप करते हैं तो आप रॉ सर्फेसिस क्रिएट कर रहे हैं और ये रॉ सर्फेसिस कई बार एक दूसरे के साथ जाके चिपक सकते हैं, यानी यूट्रस के अंदर जाले या अधेशंस आ सकते हैं एंड ये सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी को डिफिकल्ट बना सकते हैं। सो जितनी बार DNC करेंगे, जितनी बार मिसकैरेज होगा, उतना हमारे फ्यूचर प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो सकते हैं। इसलिए अगर हम रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस से सफ़र करते हैं तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इन्वेस्टिगेशन डिले ना करें, जल्द से जल्द जाके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलिए। सो आई होप ये कॉम्प्लेक्स बट इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा सा मैं ये वीडियो के जरिए सिंप्लीफाई कर पाया हूँ आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।